हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है और उसमें मेजरली कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। एज अ वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है फ्रॉम द स्टार्टिंग जहाँ पर हम स्टैट्स के वो तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ते और समझते आ रहे हैं जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो देखना बेहद ज़रूरी है। वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो तमाम वीडियोस आप विथ ईज़ वॉच कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियो मौजूद है, विथ ईज़ इन्हें वॉच किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पे मौजूद हैं। fahadhusaincs blogspot.com पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है और वो किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो द डेफिनेशन सजेस्ट अस statistics inference or inferential statistics is the process of drawing conclusion about a unknown population properties, which mean हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने पॉपुलेशंस के अननोन प्रॉपर्टीज़ को जान सकें और उसके कंक्लूड कर सकें, उसके कंक्लूजन को डिफाइन कर सकें। लेकिन ये कंक्लूजन डिफाइन किस तरह से होगी? यूजिंग अ सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। So unknown population properties can be, for example, mean, proportion of variance. These also called are parameters. So in simple, हमें conclusion draw करना है अपने population को by using a sample. और इन सैम्पल्स में से जब जो चीज़ें ड्रॉन होकर या फिर कंक्लूड होकर आएंगी वो उस पॉपुलेशन की मीन हो सकती है, प्रोपोर्शन वैल्यूज़ हो सकती है या वेरिएंस हो सकती है, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम एट लास्ट पैरामीटर। सो अगर एक सिंपल सी एग्जांपल हम देखें कि हमारे पास अगर एक पॉपुलेशन मौजूद है और इस पॉपुलेशन में से अगर मैं एक सैंपल लेता हूँ जो किसी भी साइज़ का हो सकता है, तो इस सैंपल में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और इस बिहाफ पर इसकी जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, विच मीन वैल्यूज़ आ रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ करेंगे अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स के लिए, और पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो म्यू हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है और उसका वेरिएंस हो सकता है। सो ये काम किस तरह से होगा? सो द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन एस्टिमेशन एंड द सेकंड वन इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस सेशन पर हमारा टारगेट जो है वो एस्टिमेशन पर होगा। तो ये दो अप्रोच है जिसके ज़रिए से हम सैम्पल्स को यूज़ करेंगे अपने पॉपुलेशन में से और कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि एक्चुअली जो पॉपुलेशन का मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है वो क्या हो सकता है। अब हमें मेजरली समझना है कि सो ए एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर टू ऑब्टेन एन एस्टिमेट फॉर अननोन वैल्यूज़ ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से हम एक अंदाज़ा लगाते हैं या एस्टिमेट करते हैं किसी एक ऐसी अननोन वैल्यूज़ को जो पॉपुलेशन के पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेगी। सो ये एस्टिमेशन फिर फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो पॉइंट एस्टिमेशन है, जबकि सेकंड इंटरवल एस्टिमेशन है। क्या मतलब हुआ इसका? पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब ये है कि जब आप अपने पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेंगे तो उस सैंपल में से आप कोई एक ऐसी वैल्यूज़ प्रेडिक्ट कर रहे होंगे सैंपल्स के बेस पर जो एक फिक्स वैल्यूज़ होगी। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क्स से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब है कि वो 24 हो सकती है, 55 वैल्यूज़ हो सकती है, 6 वैल्यू हो सकती है, वट कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन वो एक फिक्स वैल्यू होगी। यही वजह है कि उसके वो पॉइंट एस्टिमेशन कहा जा रहा है, यानी वो किसी एक पॉइंट पर बेस कर रही है। जबकि इंटरवल के अंदर आपको एक रेंज डिफाइन करनी होगी, डिफाइन की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो x की वैल्यूज़ ग्रेटर दैन हो सकती है फॉर एग्जांपल a से और लेस देन हो सकती है b से। तो इस तरह से हमने एस्टिमेशन यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो अब हम प्रॉपर्ली इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे ताकि हमें पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल का सही से अंदाज़ा हो जाए। सो एज वी हैव सीन कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब हम समझते हैं कि पॉइंट एस्टिमेशन की एग्जांपल क्या हो सकती है। सो एज वी हैव सीन दैट कि पॉइंट एस्टिमेशन पे हम एक स्पेसिफिक किसी एक वैल्यूज़ पर बेस कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमने मीन की बात की या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की। सो इट्स समराइज द सैम्पल बाय अ सिंगल वैल्यू ऑफ एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, क्योंकि वो एक सिंगल वैल्यूज़ को एस्टिमेट करेगा। किस चीज़ को एस्टिमेट करेगा? पॉपुलेशन के पैरामीटर के लिए। एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी ऑफ जूनियर डेटा साइंटिस्ट इज़ 55,000 यूरोज़। तो ये एक स्पेसिफिक एक पॉइंट वैल्यूज़ है जिस पर
interval estimation a range of the values within which we believe the true population parameter lies within high probability. तो कोई भी रेंज हो सकती है जिस पे आप उस साइंटिस्ट की, उस डेवलपर की एक बिलीव मौजूद है कि वो इस वैल्यूज़ से इस वैल्यूज़ के दरमियान हो सकती है. फॉर एग्जांपल 2 से 10 के दरमियान हो सकती है, ठीक है, 10 to 100 के दरमियान हो सकती है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है. लेकिन उसके साथ एक चीज़ होगा जिसको हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे होते हैं, जिसमें हम श्योरिटी डिफाइन करते हैं कि अगर मैं ये बता रहा हूँ कि इस वैल्यू से इस वैल्यूज़ के दरमियान वो रेंज है, तो मैं कितना % श्योर हूँ कि वो इंटरवल यही होगा. इस चीज़ को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे होते हैं. एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि एवरेज सैलरी ऑफ द जूनियर डेटा साइंटिस्ट इज़ इन द रेंज ऑफ द 52K to 55K with 95% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल. यानी 99% श्योर है जो भी इस चीज़ को इंटरवल बेस पे डिफाइन कर रहा है कि ये जो सैलरीज है वो इन दोनों रेंज के दरमियान हो सकती है. ये जो लेवल है वो 99% हो सकता है, इसी तरह से 90% हो सकता है. तो नॉर्मली हम देखते हैं कि इन 3 वैल्यूज़ को कॉन्फिडेंस इंटरवल पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है. Whereas the testing of the hypothesis is that to decide whether the statement regarding population parameter is true or false. यानी हम ये देख रहे हैं कि जो population के parameters के लिए हमने जो statement decide की है वो true है या फिर नहीं, यानी true है या फिर false है, based on the sample data. हमने एक sample data लिया और जो statement जो हमें दी गई थी hypothesis में कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ हो रही है, वो सही है या नहीं है, इस बेस पर हम एक sample ले रहे हैं और सिर्फ ये रिप्रेजेंट करके उसमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. एग्जांपल क्या हो सकती है? एवरेज सैलरी ऑफ जूनियर डेटा साइंटिस्ट इज़ ग्रेटर दैन 50,000 यूरोज एनुअली. यानी इस चीज़ को मुझे सिर्फ प्रूफ करके बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है वो ट्रू है या फिर फॉल्स. बट इस सेशन पर हम एस्टिमेशन पर बेस कर रहे हैं. नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर डीपली बात करेंगे कि क्या होता है, किस तरह के टाइप्स हो सकते हैं और किस किस तरह की टेस्टिंग इसमें इस्तेमाल की जाती है. अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं हम उसी चीज़ को जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी, उसका प्रोसीजर फ्लो चार्ट पे दिखाया जा रहा है कि हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ थी अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर था, जिसे हमने एवरेज सैलरी ऑफ द डेटा साइंटिस्ट का जो कि हमने यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये पॉपुलेशन का पैरामीटर है. उसके बाद हमारे पास एस्टिमेटर है जिसके ज़रिए से हम एस्टिमेट निकाल रहे हैं. तो हमारे पास प्रेडिक्टेड म्यू वैल्यूज़ है और मीन वैल्यूज़ ऑफ द सैम्पल है और उस बेस पर हमने एस्टिमेट करके बताया कि जब हमारे पास n की वैल्यू 255 थी तो इस बेस पर हमारी जो एवरेज वैल्यू आई है वो ये आई है. जबकि जब हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ द डेटा साइंटिस्ट इन यूरोप यूजिंग आर, यानी एक आर के ज़रिए से कोई एग्जांपल फाइंड की गई थी आर प्रोग्रामिंग के ज़रिए से. उस बेस पर हमारे पास जो एस्टिमेटर है वो प्रोपोर्शन का है. ठीक है, तो प्रोपोर्शन के लिए हम यहाँ पर पी और मीन के लिए म्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका फार्मूला x डिवाइड बाय n लिखा गया है. तो एस्टिमेट जब किया गया है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ द सैम्पल इज़ 430, तो 380 आउट ऑफ दी 430 इज़ इक्वल टू 88, यानी 88% जो पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन वैल्यू है, परसेंट वैल्यूज़ है, वो यहाँ पर एस्टिमेट होकर आ रही है. तो एस्टिमेट और एस्टिमेटर पे क्या डिफरेंस है उस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं. फॉर एग्जांपल वी से दैट सैम्पल मीन x इज़ एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन m. यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसमें सैम्पल का मीन जो वैल्यू है x इज़ एन एस्टिमेटर. वो क्या है? एस्टिमेटर है जो हमें पॉपुलेशन मीन को कुछ फाइंड करके दे रहा है और मीन जहाँ पर जो है m से रिप्रेजेंट किया गया है. एंड द कंप्यूटेड वैल्यू x ऑफ x इज़ एन एस्टिमेट ऑफ m. और जो कंप्यूट करके वैल्यूज़ आई है x जो कि कैपिटल X की है, उसे यहाँ पर एस्टिमेट कहा जा रहा है. So the estimator is a sampling random variable and it is a number. यानी एस्टिमेट की जब मैं बात करता हूँ वो एक नंबर वैल्यूज़ होती है, जबकि एस्टिमेटर वो होता है जो सैम्पलिंग की रैंडम वेरिएबल के ज़रिए से बन रहा होता है या आ रहा होता है. राइट, तो एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट क्या होता है, किस तरह के दो टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेटर, इंटरवल किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली. अब कुछ मज़ीद वर्ड्स हैं जो एस्टिमेटर में और इसी तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की. बाय वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास कुछ सैम्पल्स हैं जिसकी हम डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर देखना चाह रहे हैं. इसी चीज़ को सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है. अच्छा, इसको हम समझते हैं इस तरह से. तो हम एक सैम्पल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉपुलेशन एरिया है और इस पॉपुलेशन में से जब हम कोई सैम्पल लेंगे तो डिफरेंट काउंट हो सकता है और कोई भी नेम हो सकता है. तो मैं उस सैम्पल को कहता हूँ कि ये S1 है, S2, S3 एंड सो ऑन, डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी. अब जिस सैम्पल
हम लेंगे, हम उसका मीन निकालेंगे, तो ये x1 मीन हो सकता है, x2 मीन हो सकता है, और इसी तरह से x3 मीन एंड सो ऑन टिल टू xn मीन। अब अगर मैं इन तमाम x मीन वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी वाइज शो करूं कि इस पूरे सैम्पल के डिफरेंट n नंबर्स ऑफ सैम्पल्स के अंदर x1 मीन वैल्यूज़ आने के क्या चांसेस हैं, तो दैट विल बी शोन इन अ फॉर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी लाइक दिस, p ऑफ x1 बार, x2 बार, p of x3 बार एंड सो ऑन टिल द वैल्यू ऑफ द p of xn बार। तो जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी वाइज की है दैट इज सेड टू बी आ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन के रिस्पेक्ट से हुई है। आप चाहें तो इस मीन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोपोर्शन वाइज भी कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पर करके दिखाई है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप अपनी तमाम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। जब मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मालूम कर रहा हूँ तो वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बजाय सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बन जाएगी। इसी तरह से अगर मैं प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट से ये काम कर रहा हूँ तो वो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी प्रोपोर्शन बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जब जो कि है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम उस वक्त मालूम कर रहे होते हैं या उस वक्त फाइंड करके देखते हैं जब हमें ये देखना चाह रहे हों कि हमारी जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से स्प्रेड हुई हुई है, फैली हुई है, ठीक है। और अगर मैं अपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तमाम वैल्यूज़ को, यानी जितने भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ आई हुई हैं उन वैल्यूज़ को ये देखना चाहता हूँ वो कितने स्प्रेड हैं, यानी उसमें मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ को मैं कहूँगा कि वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है। क्या हो सकती है उसका फार्मूला और किस तरह से निकलेगा, यानी मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं उसे इस तरह से लिखूँगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ द सैम्पल्स। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं प्रोपोर्शन के लिए निकालना चाह रहा हूँ तो ये वैल्यू p के साथ आ जाएगी और इसकी वैल्यूज़ बिल्कुल इसी तरह से लिखी जाएगी जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिखा है। तो ये दोनों जो फार्मूलाज हैं वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अगर मैं सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर मालूम कर रहा हूँ तो क्या वो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हुई हुई है या विदाउट रिप्लेसमेंट हुई हुई है। यानी अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसका फार्मूला अलग होगा और विद रिप्लेसमेंट है तो वो अलग होगा। इस वक्त जो मैंने फार्मूला लिखा है वो विद रिप्लेसमेंट का है, तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट लिख दिया। और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए मैं इसी फॉर्मूले को कुछ यूँ लिखूँगा कि आप प्रोपोज कर रहे हो या फिर मीन के लिए निकाल रहे हो वही वैल्यूज़ आएगी, लेकिन इसके साथ ये पार्ट ऐड हो जाएगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस 1। तो यहाँ पर जो कैपिटल N है वो पॉपुलेशन साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैपिटल N, जबकि ये स्मॉल n नंबर ऑफ सैम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बिहाफ पर जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे तो स्टैंडर्ड एरर के लिए ये फार्मूला, जबकि विद रिप्लेसमेंट के लिए आप इस तरह से फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है सैम्पलिंग एरर का। सैम्पलिंग एरर का मतलब ये है कि जो आपके पास पॉपुलेशन का मीन है उस मीन को आप अपने सैम्पल के मीन के साथ डिफरेंस देखें, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है एक्चुअली वही डिफरेंस हमारा सैम्पलिंग एरर कहलाएगा, ठीक है। वो मीन के दरमियान हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान हो सकता है, वेरिएंस के दरमियान हो सकता है, यानी जो भी मीन्स पैरामीटर्स या स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ हैं जो उसके दरमियान डिफरेंसेस आ रहे होंगे वही चीज़ हमारे सैम्पलिंग एरर कहलाएगी। इसी तरह से जब हम एस्टिमेशन या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर मज़ीद दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जिसको हम कॉन्फिडेंस लेवल या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या सिग्निफिकेंस लेवल या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो सकता है, बाय वर्ड्स ही हमें समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी तरह की एस्टिमेशन या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नंबर्स ऑफ श्योरिटी डिफाइन करनी होती है कि जो भी वैल्यूज़ हमने एज्यूम की है उसमें श्योरिटी क्या है, कितने नंबर ऑफ हम कितने परसेंट जो हैं वो श्योर हैं उस हाइपोथेसिस पे या उस एस्टिमेशन पर। तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये वैल्यूज़ कौन डिसाइड करता है, वो डोमेन एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं जो उस डोमेन पर एक्सपर्ट होते हैं या उस डोमेन पर अच्छी खासी नॉलेज है, उनका रिसर्च होता है। तो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अपनी वैल्यूज़ को 95% देख सकते हैं, 99% देख सकते हैं या फिर इसी तरह से 90% देख सकते हैं। जबकि बिल्कुल इसी चीज़ को अगर मैं नेगेटिव साइड पे देखूं सिग्निफिकेंस लेवल या फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें हम ये देखते हैं कि जब हम
या हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो रिजेक्शन ना होने के चांसेस कितने हो सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का आसान सा तरीका ये हो सकता है कि आप 1 वैल्यूज़ में से उस कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को माइनस कर दें, जिसको मैंने 1 माइनस सी लिखा है। तो 1 माइनस सी का मतलब है कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन में 95% लिया हुआ है, तो अगर मैं 100 माइनस 95 करूँगा तो ये हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ द परसेंट वैल्यूज़ यहाँ पर 5 आएगी। परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। जब वैल्यूज़ होगी तो हम उस परसेंट को वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब मैं 90 ले रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यू 10 आ जाएगी, 10% आ जाएगी। और इसी तरह से जब मैं 99 ले रहा हूँ तो हमारे पास सिर्फ 1% वैल्यू आएगी। जब इसी चीज़ को आप अपने हाइपोथेसिस या एस्टिमेशन पे कन्वर्ट कर रहे होंगे या विजुलाइज कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कि इस पैटर्न को यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें, जहाँ पर हम इन चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस एरिया को इस वाइट बाउंड्री और ये रेड एरिया जिसको रिजेक्शन में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा क्या चीज़ है। जिस तरह से सी से हमने कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट किया है, अल्फ़ा से सिग्निफिकेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जो वैल्यूज़ यहाँ पर एट लास्ट आ रही है वो अल्फ़ा है। अच्छा, अब जब टेस्टिंग की जा रही होती है तो टेस्टिंग 2 टेल टेस्ट भी हो सकते हैं, 1 टेल टेस्ट भी हो सकते हैं। 2 टेल का मतलब ये है कि रिजेक्शन एरिया बोथ साइड पर हो, और 1 का मतलब है कि रिजेक्शन एरिया 1 साइड पर हो। जब आपके पास फॉर एग्जांपल 5% वैल्यूज़ थी सिग्निफिकेंस की, तो जब मैं 2 टेल की बात करूंगा तो ये अल्फ़ा वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो इस बेस पर ये एरिया 2.5 का हो जाएगा और ये एरिया 2.5 का हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 दिखाया जा रहा है। अगर ये 1 साइडेड रिजेक्शन होती, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो डायरेक्टली 5% पूरी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती, ठीक है, या फिर यहाँ पर आ जाती, लेकिन दोनों साइड पे नहीं होती, वो एक ही साइड पर होती। अब लास्ट में मिड एरिया पर 1 माइनस अल्फ़ा दिखाया जा रहा है। 1 माइनस अल्फ़ा का मतलब ये है कि अगर मैं 5% वाली वैल्यूज़ को लेकर चलूँ तो यहाँ पर 5 लिखा आएगा, ठीक है, और यहाँ 1 है। तो जब मैं 100% में से 5% को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एक्सेप्टेंस एरिया की वैल्यू आ जाएगी 95, जो कि अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसमें किसी तरह की भी टेस्टिंग अप्लाई करेंगे, इधर वो जेड टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, एनोवा हो, या वट एवर नॉन पैरामेट्रिक हो या पैरामेट्रिक टेस्टिंग हो, वो किस तरह की भी टेस्टिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। उस टेस्टिंग के बिहाफ पर हम ये देखेंगे कि जो आने वाली वैल्यू है वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन पर मौजूद है प्लस के या फिर माइनस के, इसी तरह 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पर मौजूद है पॉजिटिव के या नेगेटिव के। अगर वो इस रीजन के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे जो स्टेटमेंट है, और अगर वो इस बाउंड्री से बाहर आ रहा है इन दोनों साइड्स पर, तो इसका मतलब है कि हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और इस एरिया पर हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट अ कॉन्फिडेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल बाय यूजिंग के उसमें हम किस तरह से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरिया को दिखा रहे होते हैं। फर्दर डीपली स्टडी की अगर मैं बात करूं तो जब हम टेस्टिंग पे इधर एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड डेविएशन अगर उसमें मौजूद है तो हम किस तरह के फार्मूले को यूज़ करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पल का अगर मौजूद नहीं है तो किस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिसमें पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, यानी हमें पता है, तो हम उसकी तरफ जाएंगे और जेड टेबल को यूज़ करते हुए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले का मतलब ये है कि हम अपने उस एस्टिमेशन प्रॉब्लम को बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इस फार्मूले के इस पार्ट को देखें तो अभी हम ये देख चुके हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड एरर पार्ट है, और इसके ज़रिए से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को की वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे होते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2। तो एक दफ़ा प्लस के साथ ये वैल्यूज़ आएगी और एक दफ़ा माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज़ इंटरवल डिफाइन करेगी। आपके पास सैम्पल अननोन है वैल्यूज़ स्टैंडर्ड डिविएशन की, और उसमें साइज़ अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 है सैम्पल का, ये सैम्पल साइज़ की बात हो रही है, तो हम जेड टेबल इस्तेमाल करेंगे, और अगर लेस दैन 30 सैम्पल साइज़ है तो हम टी टेबल इस्तेमाल करेंगे, जिसके बेस पर यही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो यहाँ पर मौजूद है। तो सिंपल डिफरेंस जो है यहाँ पर जेड और टी टेबल का है, जिस टेबल के बेस पर हम वैल्यूज़ देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग पे हम जाएंगे तो बड़ी डेप्थ के साथ सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम एस्टिमेशन की देख लेते हैं जिसमें हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद है। So the first problem is that the mean lifetime of the sample of 169 light bulb manufactured by a company is found to be 1350 hours with standard deviation of 100 hours. Establish 90% of the confidence limit within which the mean lifetime of the light bulb is expected to lie. यानी सबसे पहले हमारे पास सैम्पल वैल्यूज़ में
लाइट बल्ब है जो एक कंपनी फाउंड कर रही है और उसकी जो लाइफ है वो 1350 आवर्स की है और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 100 मौजूद है, जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें 90% दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि विच विद इन द मीन लाइफ टाइम ऑफ द लाइट बल्ब इज एक्सपेक्टेड टू लाई और नॉट। ठीक है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ किस रेंज पर आएगी जिस पे वो लाई कर सकता है। अब जो गिवन वैल्यूज़ है उसमें हमें n पता है, यानी नंबर ऑफ सैम्पल पता है, मीन वैल्यूज़ पता चल गई। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दिया गया है वो लिख दिया हमने, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हम सिग्निफिकेंस लेवल निकाल सकते हैं, और वो कैसे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो वैल्यूज़ हमारे 10% आई। अगर मैं उसको वैल्यूज़ पे के फॉर्म पे लिखूँ तो ये प्रोबेबिलिटी वाइज 0.1 है। इस बेस पर अगर मैं Z टेबल में से इसकी वैल्यूज़ देखूँ तो हमें Z वैल्यूज़ मिल रही है 1.645। तो 1.645 डिवाइड बाई 2 के बेस पर दोनों साइड्स पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम फार्मूलाज कि यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, वही जिसमें पॉपुलेशन नोन है, तो हम Z टेबल वाले को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इस बेस पर Z टेबल पर जो हमारे पास फार्मूले में स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय n ही है, स्क्वायर रूट ऑफ n है, वहाँ पर हमने SE को सेपरेट किया और SE की दोनों वैल्यूज़ डालकर हमने उसको फाइंड कर लिया। Hence the 90% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन आर देयर। तो बेस्ड ऑन दिस एक दफ़ा मैं नेगेटिव के साथ और एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ उन वैल्यूज़ को लिख रहा हूँ, और बीच में हमारे पास म्यू मौजूद है यानी मीन, और इसी पर हम एस्टिमेट देखना चाह रहे हैं कि अपर एंड लोअर वैल्यूज़ जो है इन अ फॉर्म ऑफ दी इंटरवल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो हमने x वैल्यूज़ और इसी तरह से z अल्फ़ा बाय वैल्यूज़ को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। इस बेस पर अपर एंड लोअर लिमिट के साथ हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, यानी एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो 1137.35, और इसी तरह सेकंड वैल्यू 1362.65 वैल्यूज़ आई है। तो मैं कह सकता हूँ कि हिंस द मीन लाइफ टाइम ऑफ द लाइट बल्ब इज एक्सपेक्टेड टू लाई फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू। तो इंटरवल बेस पर हमने अपने इस लाइट बल्ब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया कि इस बेस पर अगर मैं Z टेबल के इस स्ट्रक्चर फार्मूले को यूज़ करूँ तो ये इसका अपर एंड लोअर लिमिट वैल्यूज़ होगी। इसी तरह सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। ए मशीन प्रोड्यूस अ कंपोनेंट of a product with a standard deviation of 1.6 centimeter in length, यानी हमारे पास एक मशीन है जिसमें जो कंपोनेंट है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज़ हमें दी गई है। A random sample of 64 components was selected from the output and the sample has a mean length of 90 centimeter। सैम्पल की भी हमें मीन वैल्यूज़ दी गई और सैम्पल का रैंडम सैम्पल का काउंट भी दे दिया गया। द कस्टमर विल रिजेक्ट द पार्ट इफ़ इट्स ईदर लेस देन 88 सेंटीमीटर और मोर देन 90 सेंटीमीटर। दो वैल्यूज़ बताई गई हैं कि 88 से कम हो या फिर 92 से ज़्यादा हो। सो डज द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू मीन लेंथ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस इंश्योर एक्सेप्टेंस बाय द कस्टमर, यानी 95% इसमें श्योरिटी दी गई है कि बेस्ड ऑन दिस इंटरवल वैल्यू कस्टमर उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जो गिवन वैल्यूज़ हमारे पास थी, जैसे हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का पता था, मीन वैल्यूज़ पता था, नंबर ऑफ सैम्पल्स पता था, इस बेस पर हमने अपनी Z वैल्यूज़ मालूम कर ली, यानी Z अल्फ़ा बाई 2 Z टेबल के ज़रिए से हमने SE मालूम किया। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ लिखी, SE की वैल्यूज़ मिल गई, एंड बेस्ड ऑन दिस फार्मूला जो यहाँ पर मौजूद है इसमें हमने तमाम वैल्यूज़ को पुटअप किया जैसे हम प्रीवियस सैम्पल पे किया हमने, और जब तमाम वैल्यूज़ को पुटअप किया गया तो उसके दो इंटरवल वैल्यूज़ आ गई, यानी अपर एंड लोअर लिमिट। सो वी कैन से दैट दिस implies that the probability that the true value of the population mean length of the component will fall in this interval 89 to 90 at 95% of the confidence interval। यानी अगर हमें 95% कॉन्फिडेंस हो तो इस बेस पे जो मशीन कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रही है या प्रोडक्ट बना रही है इन डिफरेंट लेंथ ऑफ द सेंटीमीटर upper and lower limit interval हो सकती है। Hence we conclude that 95% confidence interval ensure acceptance of the component by the customer। So that's all about the estimation, जिसमें हमने estimation की definition, inferential statistics की definition, उसमें किस किस तरह की keywords इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो देखा, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन क्या हो सकती है उनके प्रॉब्लम्स देखे, साथ ही साथ हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखी जहाँ पर हम टेस्ट ये देख रहे थे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और सिग्निफिकेंस में जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरिया क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें जानी। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं जहाँ पर हम जानेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, कितने टाइप्स की हो सकती हैं और उसमें हम प्रॉब्लम को किस किस तरह के टेस्टिंग से सॉल्व करते हैं। सी यू देयर।